आदाब, नमस्कार। मैं हूं आतिर खान। लोकतंत्र का चुनावी उत्सव अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज 7वें चरण की पोलिंग हो रही है और आज शाम से ही एग्जिट पोल के रूप में अनुमान आपके सामने आने लगेंगे। सभी मीडिया हाउसेस अपनी अपनी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आवाज़ द वॉइस में पूरे इलेक्शन कवरेज के दौरान हमारा मोटो रहा है तेज नहीं, सबसे सटीक। और आज क्योंकि इस मुल्क के हर इंसान के जहन में ये बात है कि सरकार किसकी बन रही है, इस अवसर पर आज हम अपने स्टूडियोज़ में चर्चा करेंगे मेरे साथियों के साथ। हमारे सभी संपादक यहाँ पर मौजूद हैं। आशा खोसा जो कि अंग्रेज़ी के संपादक हैं, मंसूरुद्दीन फरीदी जो उर्दू के संपादक हैं, और मलिक असगर हाशमी जो हमारे हिंदी के संपादक हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पूरे डिस्कशन में जाएं, चर्चा करें, आइए देखते हैं जनता से जुड़ी चुनावी यादें। हाशमी साहब, देखा जाए तो वाकई में एक मिरेकल है जिस तरह से इस पूरे देश में चुनावों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की बात करें और अगर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल की बात करें, एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में एक मैसिव एक्सरसाइज है। वाकई में एक ताज्जुब होता है कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद कैसे ये एक्सरसाइज होती है। क्या कहें? ये आज़ादी के बाद ये 18वें लोकसभा का इलेक्शन है और वाकई जो है ये देखने की चीज़ है। हम लोग जिस तरह से जिस उम्र में पहुँचे हैं, कई चुनाव हम लोगों ने देखे हैं। हम लोगों ने खुद ही देखा बदलते हुए इलेक्शन के तरीक़ों को कि एक ज़माने में मुहर बंद लगती थी, बैलेट पेपर लंबा लंबा सा होता था, ख़ास तरह से मोड़ा जाता था, और आज के दौर में जो है एक पी से आवाज़ आती है और आपके वोट डल जाते हैं। और बड़ा कौतूहल सा होता है जब आप जाते हैं और जब आप बटन दबाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि पी की आवाज़ आए, और पी की आवाज़ आते ही मन में लगता है कि हाँ वाकई जो है आज हमारा वोट डल गया है और हमने किसी के बारे में फ़ैसला लिया है। और हर चुनाव में विदेश से टीम आती है। इस बार भी टीम आई थी कई देशों से, और उन्होंने देखा था करीब से कि हम किस तरह से करते हैं। हमने कई देशों में जा कर के इलेक्शन में मदद भी की है। तो हमारा जो मैसिव जो है इलेक्शन का जो तरीका है वो वाकई एक देखने वाली चीज़ है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बाहर से इतने बड़े लोकतंत्र में, जहां हम लगभग 150 करोड़ की आबादी है हमारी, तो उसमें हम कैसे इलेक्शन करते हैं, ये एक अपने आप में एक अलग कहानी है जी। और भारत कई देशों को लोकतंत्र में किस तरह चुनाव होते हैं इसकी एक किए जाएं, इसकी एक अभ्यास भी कराती है, उनको मदद भी करती है कई छोटे मुल्क। बिल्कुल। अभी तो मैं पढ़ रहा था कि कहीं हेलीकॉप्टर से ले जाने के लिए जो सरहद के इलाके हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर का बाज़ाब्ता इस्तेमाल होता है और उसके बाद वहाँ जाकर के वोटिंग कराई जाती है। आशा जी, इस चुनाव में एक बड़ी बात ये रही कि एक लंबे अरसे के बाद कश्मीर में चुनाव हुए हैं। आप कैसा देखती हैं इसको, क्या माहौल है? एक बड़ी तब्दीली आई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर में बहुत सालों बाद चुनाव हुए हैं। जो सबसे बड़ा चुनाव था, जिसे हम जो बेसिकली एक स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो होती है वो स्टेट का चुनाव होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है वोटर्स में। वही दूर तो नहीं है। वो चुनाव जो था वो 2014 में हुआ था। उसके बाद उस लेवल का कोई चुनाव नहीं हुआ। डीडीसी के इलेक्शंस हुए, पंचायती इलेक्शन जिसे बोलते हैं, और एक बार लोकसभा चुनाव भी हुए, लेकिन इतने पार्टिसिपेटरी नहीं थे। हाँ, डीडीसी के चुनाव जो थे वो पार्टिसिपेटरी थे क्योंकि वो बहुत ही लोकल लेवल पे होता है, उसमें एंथुसियाज्म था। लेकिन ये जो चुनाव है ये इसलिए भी अहम है कि ये चुनाव 2019 अगस्त के बाद हो रहा है, और 2005 अगस्त 2019 में बहुत बड़ा फैसला हुआ था जम्मू कश्मीर के बारे में। तो उसका अगर रिएक्शन आपको देखना है, उसका मापदंड ये है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, और जो वहाँ से चुनाव के आंकड़े आए, जितना पार्टिसिपेशन हुआ वो बहुत ही अमेजिंग था। वो उसका मतलब यहाँ बैठ के मैं समझ सकती हूँ कि लोग कह नहीं रहे, अपनी बातों को डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए वहाँ के लोगों ने बहुत झेला है,
30-35 साल उन लोगों ने बहुत कुछ झेला है। बाहर से साजिशें हुई, कुछ लोगों ने लोगों को मरवाया, वहाँ के नौजवान लोग मर गए, बहुत ट्रेजेडी देखी उसने। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं ये सोचती थी कि ये लोग उसकी बात क्यों नहीं करते हैं, कोई बात ही नहीं करता। अब 40,000 नौजवान जिस जगह में मर गए, अब आप उसकी बात ही नहीं करते, जैसा ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं खुद परेशान थी, बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब मैंने देखा कि इतने आंकड़े, इतने लोगों ने वोट दिया, और ये आंकड़े देखिए, अगर 55% या 60% के क्लोज हुआ है बारामूला में। जी। ये अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर करो, मैं कहूँगी कि ये 90% है बाकी से कंपेयर। इट्स वेरी ह्यूज नंबर्स। तो मुझे तब समझ आया कि ये लोगों का जवाब है कि हम वो भूले नहीं हैं, हम उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इलेक्शन के साथ हैं, हम वोटिंग दे के, माने डेमोक्रेसी के साथ हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगा, उस दिन मेरे दिमाग में बत्ती चल गई कि अरे वाह, लोग तो ये कह रहे हैं कि हो गया जो हो गया, वी वांट टू मूव अहेड, हमें डेमोक्रेसी में रहना है और डेमोक्रेसी को ही पीछे आगे रखना है। जी, और एक बड़ी बात ये भी है कि नया नैरेटिव खड़ा हुआ है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें वही इश्यूज रहते थे, वही एजेंडा रहता था कि एक सेपरेटिस्ट एक अप्रोच रहती थी कि हम आइदर वी आर हियर और देयर। लेकिन इस बार जो इश्यूज रहे वो बड़े अलग रहे, डेवलपमेंट पर आधारित रहे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, मैंने बहुत साल कश्मीर में काम किया है और मैं थोड़ा समझती हूँ, मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था लोगों के रिएक्शन देख के। एक बंदा बोल रहा है अनंतनाग में कि देखो ये नालियाँ कितनी ख़राब है यहाँ पे। अब एक एमपी जो होता है, एमपी का चुनाव नालियों से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन ये उसके एस्पिरेशंस है, उसकी फीलिंग्स है और उसकी डिमांड है कि क्यों नहीं सरकार को चुन रहे, जैसी भी सरकार जिस लेवल की है। तो लोगों के ने बिल्कुल साफ बताया कि हमारे एस्पिरेशंस डेवलपमेंट है। हमारे एस्पिरेशन वो नहीं है जो कोई बाहर की ताकत हम पे इम्पोज करना चाहती थी। अगर कुछ साल वो ऐसा दिखा कि वही एस्पिरेशन है, वो हिस्ट्री है, वो हम भूल चुके हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक ये इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा वो था। और जो थोड़े से मैं बोलूँगी कि वो कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट्स ऐसा मुद्दा उठाना चाहते थे जो थोड़ा भारी लगे, मतलब एक पॉलिटिकल इशू लगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते थे कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए और आर्टिकल 370 का भाई देख लो, कुछ कर सकते हो। तो बहुत माइल्ड कहते थे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी बात कह दी है और उसका रिव्यू भी हुआ एक बार, तो वो चैप्टर तो एक समझे ख़त्म हो गया एकदम। तो लेकिन उसके बावजूद दबी दबी ज़बान में कुछ लोग कह रहे थे, और वो भी इंडियन सिस्टम के अंदर आता है ना, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात कोई नहीं कर रहा था। और डेवलपमेंट तो मतलब बहुत हिलेरियस तरह से लोग ये कह रहे थे कि हमें ये भी चाहिए, हमारी सड़कें नहीं है। एक बंदा कह रहा था, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ बेच रहा हूँ, देखो कितनी धूल है, तो मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ कि धूल ना हो आगे से। तो उस तरह की एस्पिरेशन थी लोगों। ये बहुत ही अमेजिंग चुनाव था कश्मीर के एंगल से। और एक बहुत बड़ी बात ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू हुआ है, जो एब्रोगेशन के बाद में एक बड़ा एक चुनाव जो हुआ है, ये अपने में एक बड़ी। हर्ष साहब, आपसे पूछेंगे, इस बार जो था हर जगह ये बात सुनने को मिली कि इस बार वोटर साइलेंट रहा, उसका क्या दिमाग में क्या हो रहा है वो खुलकर बात सामने नहीं आ रही। जैसे हमने 14-19 के चुनाव में देखे, लोग बड़े असर्टिव थे, एकदम बोलते थे खुलेआम। इस बार कुछ मिक्स्ड, कुछ बड़ा सा उनका रहा, और कोई वेव जो है कहते हैं ग्राउंड पे कोई वेव नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे आप? नहीं, वेव तो है, वो गर्मी का जो वेव है ना, वो ज़्यादा ही से लोगों पे भारी पड़ रहा है। और वाकई अभी भी इलेक्शन आज ख़त्म होने को है और वेव, जो गर्म हवा की जो वेव है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इस बार टर्न ओवर जो है ना मतदाताओं का, वो कम रहा है और 60%, 62% के आसपास लगभग सबके जगह पे है। यही इसी के आसपास रहे, मैक्सिमम 95 या 65 के आसपास गया। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज है वो पश्चिम बंगाल में और बिहार में। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। ये दोनों ऐसे स्टेट हैं जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोग लगता है कि शायद जो है इस बार की वोटिंग से कुछ बदल जाएगा। इधर के भी लोग सोच रहे हैं और उधर के भी लोग सोच रहे हैं। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई ख़ास ऐसा मुद्दा था नहीं किसी के पास। इलेक्शन में अगर आप जाके देखें, अब जो चुनाव प्रचार हुए, चुनाव प्रचार का भी देखिए आप उस तरह से नहीं हुआ जो पहले होता था। यहाँ तक कि मैं अखबारों में देखा कि कैसे अब विज्ञापन आते थे, वो उस तरह के विज्ञापन भी देखने को नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से पार्टियों की तरफ से भी ऐसा कुछ
उसको लेकर के बहुत नहीं हुआ। और अगर आप प्रचार के लेवल पे जाके देखें तो उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए, कुछ खास पॉकेट में गए, सब जगह पे नहीं गए। दूसरी बात है कि वही मुद्दे हैं पुराने, अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास भी वही पुराने मुद्दे हैं, बीजेपी के पास भी वही पुराने मुद्दे हैं। और ये जो वोटर है, दोनों पार्टियों का वोटर है, उसको पता है कि हम किसी पार्टी को देना है तो उसके पास हम क्यों जा रहे हैं और उसके पास क्यों जा रहे हैं। तो किसी ने जाहिर नहीं किया। और हमेशा, इस बार नहीं बल्कि अब विधानसभा भी, कई विधानसभा चुनाव में हमने देखे हैं, वोटर आजकल बहुत शाना हो गया, जिसको कहते हैं ना, शाना हो गया, बोलता नहीं है, अचानक कुछ ऐसा कर जाता है कि हम सब चौंक जाते हैं। जी, लेकिन फरीद साहब आप बताइए क्या वजह रही? हीट वेव तो है, वोटिंग परसेंटेज इस बार कम रही, उतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी हो सकती थी। क्या हीट वेव ही है, या फिर लोगों के दिमाग में ये था कि वो बदलाव नहीं चाहते, या फिर उनके दिमाग में ये था कि बीजेपी तो जीती जाएगी, है ना, क्या ज़रूरत है जाके वोट देने की? क्या वजह रही कि वोटिंग परसेंटेज जो है जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं होगा? आतिफ साहब, आपके सवाल के दो आखिरी हिस्से जो हैं वो जाहिर बात उसी बात हो रही थी कि आपको वोटर को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है इस वक्त, कि वो बदलाव नहीं चाहता या वो एक तरफ की तस्वीर देख रहा है तो वो शायद नहीं हिला अपनी जगह से। लेकिन गर्मी का तो यकीनन असर पड़ा है। हालांकि फर्स्ट फेज़, सेकंड और थर्ड फेज़, तीनों फेज़ में वोटिंग की परसेंटेज पे 1%, 2% और 4.5% तक असर पड़ा है, जो फिगर सामने आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक स्टडी देख रहा था तो उसमें ये था कि 1952 में जब पहले इलेक्शन हुए थे तो वो जनवरी में हुए थे जी। उसके बाद 8 इलेक्शन ऐसे हुए थे जिसमें 2 इलेक्शन सिर्फ मार्च तक पहुँचे थे जी। लेकिन 91 का इलेक्शन जो था वो पहली मरतबा गर्मियों में हुआ था, और उसके बाद 96 वाला जो था जून तक पहुंचा था जी। लेकिन उन सब में रेशियो जो था परसेंटेज का वो सर्दियों से ज़्यादा था। तो इस रिपोर्ट में ये आ रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे पोलिंग का परसेंटेज बढ़ा है, और एवरेज 1%, अगर 1 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ा है टेम्परेचर तो उसके पोलिंग रेशियो में 1.5% का फ़र्क आया है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब इस वेव में, जिस हीट वेव की हम बात कर रहे हैं, इसमें जाके परसेंटेज डाउन हुआ है इस हीट वेव की वजह से। वरना इससे पहले जितने भी इलेक्शन गर्मियों में हुए हैं उसमें इसका असर नहीं पड़ा था। लेकिन क्योंकि ये गर्मी ऐसी है कि हमें स्टूडियो में बैठ कर ये महसूस हो रही है, तो इसका अंदाज़ा हम बाहर लगा सकते हैं क्या होगा। लेकिन पब्लिक के दिमाग की बात जो कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने भी बात की कि इस वक्त वोटर्स को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना कि बदलाव ना होने की वजह से खामोश बैठे हैं या किसी और मकसद से कहना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी का असर तो पड़ा है बिल्कुल। अच्छा आशा जी, अब ये बताएं कि इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने पहले तो उन्हें फिट्स एंड स्टार्ट्स में शुरुआत की, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव होते रहे मेरे स्टेजेस में उन्होंने एक पूरी कोशिश की कि बीजेपी की हैट्रिक को रोका जाए। क्या लगता है आपको कि इंडिया ब्लॉक आपको कितना इफ़ेक्टिव नज़र आया है इस पूरी, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो? मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, और मोदी पर्टिकुलरली, बाकी लोग भी वो मतलब एक कहते हैं ना, एक बरगद के पेड़ के नीचे बाकी सब चुप जाता है, तो मैं उन्हीं की बात करूँगी। उन्होंने इस इलेक्शन में बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने कहा कि बहुत गर्मी है, ही वुड बी आउट एवरी डे, और जाके वो खतरनाक तरह से 2-3 स्टेट्स में कैंपेन करते थे। उनके हार्डवर्क के सामने मुझे लगता है जो अपोजिशन थी, इंडिया ब्लॉक था, उनके 2-3 प्रॉब्लम्स थे जो कि इनहेरेंट है इस ब्लॉक में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सॉलिड मुद्दा जिसको कहते हैं। आप मोदी हटाओ, आपने सारा जितनी आपकी पॉलिटिकल कैपिटल है, आपकी थॉट प्रोसेस है, आपने मोदी हटाने पे कंसंट्रेट कर दिया है। व्हाइल ही इज one of the most popular, he is the most popular leader right now. आप उनके किसी मुद्दे को लेके, उनकी किसी पॉलिसी को लेके, कोई डेटा लेके, कोई उनका खास उनकी स्कीम लेके उन पे अटैक कर सकते थे। लेकिन आप, क्योंकि आपके पास बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़ है, आपने अपना प्लान अच्छे से नहीं किया है। मैं जहाँ तक कहूँगी, अगर कांग्रेस देखे, जो कि एक बड़ा ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक का, उनको हमने एज रिपोर्टर्स कवर भी किया है, तो वहाँ पूरी जो कोशिश होती है, सारी कोशिश होती है खास परिवार के लोगों को वापस कहाँ लाना है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाती हैं। तो अब
उसके बीच में स्ट्रेटेजाइज करना, मुद्दे लाना, अगर मोदी को हटाना भी है तो ठीक है, आपका हक है, आप करिए, लेकिन उसमें मुद्दे लाइए। आप इशू बेस्ड कैंपेनिंग करिए। सिर्फ मोदी को हटाना है ये कैंपेन करके आपने बहुत अभद्र शब्द भी यूज किए, इवन बीजेपी वालों ने भी किए बाकी लोगों के खिलाफ, तो उससे लोग कन्विंस नहीं होते। मेरे ख्याल से जो पहले आपने ये सवाल पूछा कि वोटिंग कम क्यों रही, रिलेटिवली कम क्यों रही, या कोई मुद्दा, कोई चुनावी लहर क्यों नहीं हमें समझ आ रही, वो इसलिए भी है क्योंकि मुद्दा ही नहीं है कोई। एक तरफ एक पार्टी है जो कि कह रही है वो बहुत कैंपेन कर रही है, हमने बहुत किया और भी करेंगे, उनका बहुत साफ है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं इस बंदे को हटाओ, इस बंदे को हटाओ, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसे मामले में लहर बन ही नहीं सकती। लहर जो होती है हमेशा जज्बात की होती है, और जज्बात जो जुड़े होते हैं वो मुद्दों से जुड़े होते हैं, इश्यूज होने चाहिए। आई मीन समथिंग शुड हिट मी हार्ड टू बिकम इमोशनल। तो वो मुद्दा इस समय मिसिंग था। जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए कोई उसके लिए कोई एक वेव हो नहीं सकती। ठीक है, चल रहा है उसको चलने दो, उस तरह का एक, सो देयर इज नो वेव बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक सो। मतलब आप कह रही एंटी इनकम्बेंसी का असर नजर नहीं आ रहा। असर देखिए होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगा, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, लोगों की एस्पिरेशन बहुत हाई होती है, वो होगा। लेकिन वो सब जो होता है ना, वो जो कि सरकार के का नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सब कवर हो जाते हैं, बिकॉज आपकी ऑपोजिशन जो है, जो आप जिसे उसके लिए लड़ना चाहिए था, वो बहुत, उनके पास मुद्दे नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजिक कमजोरी है, वो अपना दिमाग नहीं लड़ा पा रहे हैं कि हमें ये किस तरह से मुद्दे उभारने हैं। इट इज द वीकनेस ऑफ द ऑपोजिशन विच माइट हेल्प बीजेपी इवन नेगेट द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जी आशा साहब, आशा जी जैसे कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 10 साल में अब एक बड़े बरगद की इमेज बना ली है। एक ऐसे लीडर जो दुनिया में परिस्थितियां बनी हैं, जो अनसर्टनिटी है, उसमें भारत का एक लीडरशिप, इफ़ेक्टिव लीडरशिप दे सकते हैं, और एक डिसाइसिव लीडरशिप दे सकते हैं जो कि डेवलपमेंट की तरफ हो। इस तरह की एक इमेज उनकी बनी है पिछले 10 साल में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अभी हाल ही में उनका बयान आया कि जिस दिन नतीजे आएंगे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री कौन होगा इसको तय कर लिया जाएगा। तो अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, यदि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आपको कौन नजर आता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि खड़गे का बयान तब आया जब आखिरी चरण के जब मतदान होने वाले थे। तो हमेशा इस तरह के बयान होते हैं ताकि प्रभावित किया जा सके कि सरकार मेरी बनने वाली है, तो इधर उधर जो भटक रहे हैं वोटर्स वो हमारे तक आ जाएं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जैसे आशा जी ने कहा कि मुद्दे नहीं थे, मुद्दे तो सबके पास है, सबको पता है कि इनके पास क्या मुद्दे हैं। दरअसल ये है कि मोदी जितना बड़ा आदमकद आदमी है, उससे मुकाबला कौन करेगा। अब जब मुकाबला करने के लिए आपके पास आदमी होगा तो मुद्दे अपने आप हो जाएंगे। सबसे बड़ा कि उतने बड़ी पर्सनालिटीज़ है, 10 सालों में जिस तरह से उन्होंने अपना औरा खड़ा किया है, उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई भी आदमी नहीं है। अगर आप देख लीजिए इंडिया ब्लॉक में तो कौन है, मुझे लगता नहीं है कि कोई उस लेवल पे आ करके ये उनको मोदी को टक्कर देने के लायक हो। जिस तरह से हमारे अपोजिशन के नेताओं के भाषण हैं उनमें अस्तर नहीं होता, गहराई नहीं होती, आप सपना नहीं दिखाते। इलेक्शन तो सपना दिखाने का होता है। अगर आपके पास सपना ही नहीं है तो आप कैसे मैदान मार पाएंगे। एक हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा होता है कि इंडिया ब्लॉक के हिस्से नतीजे आ जाएं तो उसमें सबसे ज़्यादा मारामारी यही होगी कि किसको बनाया जाए। चूँकि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका में एक बार आप जाकर के किसी सभा में जाके भाषण दिया है और ताली बज गया तो उससे काम चल जाएगा। आपको पूरा इंटरनेशनल लेवल पे और जिस तरह से अभी खड़ा किया गया है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको चुनना पड़ेगा ऐसे आदमी जो आपका नेतृत्व ऐसा हो जो और ज़्यादा अपनी स्थिति मजबूत कर सके। फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता इस इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि जो कुछ और लोग हैं वो या तो उनके करीब हैं या दूर हैं। जैसे अभी से कहा जा रहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक आ गई तो हमारी पार्टी बाहर से देगी समर्थन, तो इसका मतलब है कि वो साथ में नहीं है। उनके पास कुछ अच्छे नेता भी हैं पर बड़ा मजबूत चेहरा मुझे फ़िलहाल कोई दिखता नहीं है। जी फरीद साहब, आपसे पूछेंगे कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना इंटरव्यू में ये बात कही कि मुसलमान
जो कम्युनिटी है पूरी अपने एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप नहीं बना पाई, और जिस तरह से हाशमी साहब ने अभी कहा कि सपना बेचना ये राजनीति का एक हिस्सा होता है, ये सेल योर ड्रीम्स। तो एक क्या वजह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो लीडर्स रहे पॉलिटिक्स में, वो इस तरह का सपना नहीं बेच पाए कि एक पूरी कम्युनिटी को, पूरी कौम को डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ, कैसे वो उसी में उलझे रह गए कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, डराने वाली राजनीति। क्या लगता है आपको कि ये मुस्लिम इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है ये कभी बन पाएगी? नहीं आतिफ साहब, असल में आज़ादी के बाद से मेरे ख्याल में मुसलमानों ने कभी भी अपना मुसलमान लीडर नहीं चुना किसी को भी। और इसमें एक देखिए एक पहलू नज़र आता है कि मुसलमान सेकुलर था ज़हनी तौर पे जो हिंदुस्तान में रहा था, तो उसका सबूत ये है कि उन्होंने हमेशा जिनको वोट दिया वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो जब वोट देते थे तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल हुए। जिनको चाहे वो आप यूपी देख लें, वो बिहार देख लें, चाहे कहीं यादव के नाम पे हो, कहीं किसी और के नाम पे हो, लेकिन जहाँ भी इस्तेमाल मुसलमान हुए तो वो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुए। तो इसलिए ज़ाहिरी बात है जब आप वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो फिर आपकी कम्युनिटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम्युनिटी का डेवलपमेंट जो है वो आपके अंदर से ही होना है। आपकी आवाज़ कौन बनेगा? वो ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जिसको सब कबूल करें। वो ऐसा आदमी एक आदमी तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात ये कि मुसलमानों में जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत डाउन था, तो एजुकेशन कम होने की वजह से इसका बहुत असर पड़ा। मुसलमानों में एक भेड़ चाल जो थी वो हर इलेक्शन में वो चली। वो उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं कि आप उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट में अब कितने मुसलमान बचे, या वही पार्टी जो कल तक मुसलमानों को वोट ले रही थी वो आज उनको टिकट नहीं दे रही हैं। तो उसका जो जवाब वो पेश कर रहे हैं उसके सामने आप उसको कुछ इनकार ही नहीं कर सकते अब कि उनके लॉजिक जो हुआ है। तो मसला ये था कि मुसलमानों के एजुकेशन की कमी, उनको गाइडेंस की कमी थी, इसलिए वो वोट बैंक का हिस्सा बनते रहे, उसकी कीमत आज चुका रहे हैं। आज अगर कम्युनिटी के अंदर कोई अच्छे चेहरे नज़र आते हैं, आवाज़ें नज़र आती हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो या वो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हों, तो मुसलमानों को ये तय करना चाहिए कि वो कौन सा चेहरा है जो हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। तो ये टाइम है मुसलमानों को कि भेड़ चाल चलने के बजाय, एक बैंक बनने के बजाय आप डेवलपमेंट की तरफ जाएं। वो कौन सी पार्टी दे रही है और कौन सी हुकूमत दे रही है ये आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ थी जो पीछे कर गई मुसलमानों को। हमेशा कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों के हमदर्दी के नाम पे, जज्बात के नाम पे यूज़ किया, वो आज तक यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखने में आया है कि कुछ चेंजेस, मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में आप शायद कुछ चेंजेस देखें मुसलमानों के उस रुझान में। इसमें थोड़ा सा मैं, क्योंकि जोड़ने की आदत मेरी पुरानी है तो इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा मैं जी, कि मुसलमानों में जो सबसे जो ख़राब कहें उसका वो ये है कि अपना नेतृत्व चुनते ही नहीं है। अब देखिए दलित को देख लीजिए, सिखों को देख लीजिए, थोड़े से हैं। मुसलमान जो है दूसरी बड़ी आबादी है, लगभग 18% है जी। लेकिन हमने अभी तक अपना कोई लीडर नहीं चुना है, ना कोई बन के इस तरह से आया है। आप अगर दलित की बात कर रहे हैं तो अगर एक चंद्रशेखर भी है तो वो उनके पीछे भी लोग भीड़ खड़ी हो जाती है, मायावती हो उनके पीछे भीड़ खड़ी हो जाती है, सिखों के पीछे भी भीड़ खड़ी हो जाती है, लेकिन मुसलमानों के पीछे नहीं खड़ी होती है। और ये हमेशा जो है सोचते हैं कि हमें फलाने पार्टी के नेता फलाना कल्याण कर देंगे। जब तक आप खुद अपने स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, अपना नेतृत्व अपने अंदर से नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। आपने एक जो बात कही दलित को लेकर, इस बार भी दलित वोटर्स का रुझान जो है वो निर्णायक होगा, और जिस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, जाहिर बात है उसी को सफलता मिलेगी इस बार। लेकिन देखना यह है कि दलित जो वोट्स हैं वो भी, अगर SC/ST वोट्स की बात करें तो क्या उनमें एक जहन बना हुआ है, या फिर उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं उनका मिजाज कुछ और है, महाराष्ट्र के जो दलित हैं उनका मिजाज कुछ और है, ये तो परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन आइए अब हम देखते हैं, हम मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे कि देश में अगर हम बात करें कि आज कौन कौन से प्रबल दावेदार हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग पार्टियों से वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आइए इसका एक विश्लेषण करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं वहाँ पे बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। आशा जी,
इस बार का जो कॉन्टेस्ट है महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ़ अहमद, इसको आप कैसा देखती हैं अनंतनाग से? देखिए, अनंतनाग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी थोड़ी शेप बदल गई है। अनंतनाग उसको अब कहा जाता है अनंतनाग राजौरी। उसमें अनंतनाग जो कि कश्मीर में है और राजौरी जो कि जम्मू में है, और राजौरी बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ इलाका है। वहाँ की बोलियां अलग है, लोगों के कोई खास इतने सोशल रिश्ते अभी तक नहीं हुए। तो ये एक नया डिलिमिटेशन में ये नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो यहाँ से लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये पहली बार हम देखेंगे। ये मिला जुला एक जो वोटर्स का बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसमें दोनों जो मेन कैंडिडेट्स हैं, मियां अल्ताफ़ और महबूबा मुफ्ती, दोनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। मियां अल्ताफ़ जो हैं वो गुजर बकरवाल्स की सपोर्ट ट्रेडिशनली कमांड करते थे। उनके पिता जो थे वो भी लीडर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, वो भी गुजर बकरवालों के लीडर हुआ करते थे। और महबूबा मुफ्ती तो खैर हैं अनंतनाग की हैं, मतलब वहाँ बगल में जगह है बिजबिहारा से हैं, चीफ मिनिस्टर रही हैं, और इन्होंने बहुत काम किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एज अ लीडर। लोगों को मदद करने में बहुत उन्होंने काम किया है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात होगी वो देखना ये होगा कि बीजेपी ने पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया है। और पहाड़ी लोग जो हैं वो एक नया फैक्टर होंगे एक तरह से। लेट्स एडमिट कि वोट बैंक होता है। वोट बैंक लोग अगर एक कम्युनिटी सोचे कि हमें फ़ायदा मिला है या हमें नुकसान हुआ है पॉलिटिकल डिसीजन से, तो वो एक तरह से बिहेव करते हैं, उसी को वोट बैंक बिहेवियर बोलते हैं। तो वो कैसे, वो राजौरी पुंछ में वो बहुत सारा उनका तबका वहाँ रहता है, और गुजर बकरवाल जिनको पहले ही स्टेटस मिला है वो भी वहाँ पे हैं, वो अनंतनाग में भी हैं। वो कैसे बिहेव करते हैं तो और वो देखना होगा। और ये दोनों जो लोग हैं महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ़, इनका पहले कभी सामना नहीं हुआ है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो पहली बार इनका सामना होगा। और ये बहुत मुश्किल है कहना कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं है जी। तो ये बहुत दिलचस्प होगा रिजल्ट इसका। मुकाबला तो दिलचस्प होगा, लेकिन ये बताइए कि क्या महबूबा मुफ्ती, जिनकी पीडीपी का एक कहा जा रहा था कि उनका और बीजेपी का जो अलायंस था वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह था, दोनों पार्टीज़ के लिए, तो अब आपको लगता है कि उससे वो रिकवर कर पाएंगी, वो जो उनकी एक इमेज बनी थी? मुझे जहाँ तक लगता है कि कश्मीर में जो है ना, देखिए वहाँ पे दो रीजनल पार्टीज जो हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से रीजनल पार्टी है, उसका जो दायरा है वो ज़्यादा कश्मीर पे है। जम्मू में उनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, मुझे अब पता नहीं कि वो कितने बदल गए हैं, लेकिन दो रीजनल पार्टियाँ एक सूबे में जो कि कश्मीर है वहाँ कितनी देर को एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इन दो, खासकर महबूबा मुफ्ती के लिए ये इलेक्शन जो है ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी उनका दिखाता है। अगर वो ये इलेक्शन सरवाइव कर जाती हैं तो उनकी पार्टी की रेलेवेंस रहेगी एज ए रीजनल फोर्स। अगर वो नहीं रहेंगी तो लोग कहेंगे चलो हमारे पास तो एक पार्टी है, रीजनल पार्टी एनसी, तुम्हें क्या करना है हमें लेके, आपके पास कोई नई मुद्दा तो है नहीं। तो उनके लिए काफ़ी क्रूशियल इलेक्शन है महबूबा मुफ्ती के लिए। जी आइए आप देखते हैं असम की तस्वीर। असम में अगर हम बात करें तो असम में जो दुबरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, उसमें एक बड़ा कंटेस्ट होगा, करीमगंज भी है। अगर हम दुबरी की बात करें तो फरीदी साहब वहाँ पे, बदरुद्दीन अजमाल साहब और रकीबुल हुसैन साहब कांग्रेस के, इनका सीधा डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, असम का मामला बहुत नाजुक है आतिफ साहब, क्योंकि वहाँ पर जो इश्यूज उठते रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मजहबी बुनियाद पे भी और सियासी बुनियाद पे भी। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जो है वो अजमल साहब के लिए भी आसान नहीं होगा, और क्योंकि अब जो वहाँ जो हालात चेंज हुए हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज, मुकामी इश्यूज ज़्यादा हावी हुए हैं वहाँ जी। तो मसला चाहे वो बांग्लादेशियों का हो या रोहिंग्यास का हो, वो इशू बहुत सेंसिटिव है, और उसकी वजह से ये जो मुकाबला, 3 कोनिया मुकाबला है, ये टफ हो रहा है उनके लिए, इनके अजमल के लिए। तो अजमल क्योंकि इससे पहले बहुत आसानी से जीत जाते थे, लेकिन अभी जो है, अभी जो मुकामी असम का जो मुसलमान है उसको लगता है कहीं ना कहीं कि जो आउटसाइडर हमारे असम में हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं रोज़गार की बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं उनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं इस बेदारी की वजह से वो जो वोट है जो पहले अजमल को आसानी से मिलता था, मेरे ख्याल में वो
डाइवर्ट हो सकता है। तो ये एक तस्वीर है वहाँ की। बाकी वहाँ के जो मामलात हैं, जो चाहे वहाँ इश्यूज जो भी हैं वहाँ की हुकूमत के साथ, वो ऐसे हैं जिनके कुछ लॉजिक्स हैं जिनकी वजह से वो उनके लिए ये फील्ड जो टफ होती जा रही है अजमल के लिए। जीत का अगर वो जीतते भी हैं तो शायद मेरे ख्याल में मार्जिन कम होगी, लेकिन तीनों की सीटों पे मुकाबला टफ होने वाला तीनों के लिए। जी, आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं वहाँ पर, और पिछली बार बीजेपी का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा वहाँ पर, और इस बार लोगों का कहना है कि बीजेपी को हो सकता है इस राज्य से इस बार कुछ सीटों में कमी आए। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं रामपुर की। रामपुर एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है वहाँ पर, और वहाँ पे क्योंकि जो मुहिबुल्लाह हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे, और एक जीशान खान भी हैं जो कि बीएसपी से। लेकिन केंद्रित जो मुकाबला है ये फरीद साहब मुहिबुल्लाह और घनश्याम सिंह लोधी के बीच में है, जो कि पिछली बार सांसद रहे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, रामपुर की सीट है मेरे ख्याल में आज़म खान की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रही है, और आज वो नहीं है इलेक्शन में, तो इसकी वजह से मुहिबुल्लाह साहब जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ है। लेकिन मौलाना मुहिबुल्लाह साहब को एक चीज़ थी फेवर में कि उनका जो तुर्क बरादरी वहाँ पर जो एक है, जो उसकी बड़ी बेल्ट है, हालांकि उन्होंने खुद को किसी कम्युनिटी से जोड़ के इलेक्शन नहीं लड़ा, जहाँ से वहाँ की खबरें आ रही थी, लेकिन उनकी तुर्क बेल्ट की जो बरादरी है वो है, उसके वोट उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब वो गारंटेड है। हाँ, वो गारंटेड है उनके वो। तो बाकी ये था कि पहले के जो आज़म खान हैं वो किसको अपनी मतलब सपोर्ट देते हैं या उनके सपोर्टर्स किसी तरफ जाते हैं, ये एक साइलेंट चीज़ थी कि वो रूप के साथ लेके जाएंगे। हाँ। लेकिन मुहिबुल्लाह साहब से जो बात हुई थी लास्ट, वो बहुत पुरुम्मीद थे और उनको बहुत एतमाद था कि मैं कामयाबी हासिल करूंगा इस सीट के ऊपर, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल चेहरा था। तो मेरे ख्याल में लोग ये सोचें कि शायद ये नॉन पॉलिटिकल हैं तो ये फर्स्ट टाइम इनको आजमाया जाए। अदरवाइज जिशान मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वोट काटने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मुहिबुल्लाह और इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है, इसमें कहीं ना कहीं मुहिबुल्लाह को तुर्क सपोर्ट की वजह से मेरा ख्याल अपर हैंड हासिल होता है। और क्या ये भी वजह हो सकती है कि बीजेपी की अगर बात करें तो वहाँ पर इंटरनल डिफरेंसेस जो रहे हैं उसकी वजह से भी बिल्कुल इनके हौसले इतने बुलंद हैं। बिल्कुल देखिए, पार्टी के इंटरनल मामला पे था, टिकट से लेके आगे तक वो कई उसकी खबरें सिलसिले में आती रही हैं, कहीं ना कहीं उसका अपोजिशन को फ़ायदा होता है जो भी है। लेकिन ये है कि मौलाना मुहिबुल्लाह की अब तक की जो एक जो साख थी वो एक पार्लियामेंट सीट की मस्जिद के इमाम की थी, और बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थे। अचानक वो निकल के सामने आए, तो मेरे ख्याल में जो रामपुर का मिजाज रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुहिबुल्लाह शायद आगे जा रहा हूँ, लेकिन अगर वोट काटने में जिशान कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल में फिर मामला उलझेगा। चलिए अब चलते हैं अमरोहा। अमरोहा में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, जहाँ पर दानिश अली साहब हैं जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रहे पार्लियामेंट में, और इनका कुंवर दानिश अली का मुकाबला है कुंवर सिंह तंवर से। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ग्रास रूट लेवल के नेता हैं कुंवर दानिश अली? नहीं, बिल्कुल दानिश अली की आप कह सकते हैं कि अमरोहा में ज़मीन है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी अमरोहा से है और जो मैं एक दो बार अभी बीच में गया हूँ, तो इसमें और दूसरा बीएसपी से टकराव के बाद बड़ी हद तक एक सिंपैथी वोट चले गए उनके ऊपर। लोग मायावती से जो नाराज़ थे उनको वो वोट भी उनका उधर ही चला गया, दानिश की तरफ चला गया। तो ये है कि अमरोहा में दानिश स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं। अब दो कुंवरों की लड़ाई है, लेकिन इसमें दानिश का सपोर्ट कहीं ज़्यादा है, कुछ काम के एतबार से भी, और बाकी अमरोहा का जो ट्रेडिशन रही है, वहाँ के वोट का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से तो उनका अपर हैंड नज़र आ रहा है। कुंवर सिंह तंवर भी एक प्रबल दावेदार है। बिल्कुल, दो कुंवरों की लड़ाई है आखिर में, क्योंकि एक सेक्शन जो वोटर्स का हम लोग जैसे बात कर रहे हैं साइलेंट है, तो वो फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगा किसी को। चलिए अब चलते हैं कैराना। कैराना भी एक बहुत दिलचस्प सीट रही है। आशा जी, आपको भी हमने भी इस पर स्टोरीज़ की थी। इकरा अहमद जो कंटेस्टेंट हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी से इनका मुकाबला है प्रदीप कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इकरा अहमद जो है एक दिलचस्प कैंडिडेट यूँ हैं क्योंकि ये बाहर विदेश से पढ़ के आई, स्वास्थ्य से पढ़ के आई, और यहाँ पे इन्होंने ट्रैक्टर पे बैठकर प्रचार किया। कैसा देखती हैं आप उसको, उनकी इस पूरी कैंपेन को? आशा जी, देखिए, वो एरिया जो है कैराना का वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे बहुत देर पहले नहीं, बहुत हाल ही में हम कह सकते हैं कुछ 10 साल पहले तक राइट्स भी हुए होते हैं वहाँ पे पोलराइजेशन भी होती है। तो वो इतनी सिंपल सीट नहीं है कि कोई
बाहर से आ जाएगा और वो अपनी लेगेसी क्लेम करेगा, तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स इंटरप्ले होते हैं, पास्ट इज इंटरप्ले। लेकिन इस ये जो औरत है, इनका ये सबसे बड़ा फायदा उनको ये है कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, उनकी एक लेगेसी है और उस फैमिली की बहुत अच्छी छवि है वहां पे। तो शायद जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन होता है, जहाँ बहुत पास्ट बैगेज होता है लोगों के पास, तब ये हुआ था, उसने ये किया, वहां पे कभी कभी बहुत एक साफ सुथरी छवि अगर आ जाए, जैसे दिस लेडी हैज कम, तो लोग शायद उसको पसंद करें, वो एक भी हो सकता है इस लेडी के फेवर में। लेकिन उसके अंडर करंट्स वहां पे हमेशा बड़े स्ट्रांग रहेंगे। देयर इज स्ट्रांग पोलराइज, देयर हैज बीन, मतलब अब हमें नहीं अभी पता कि देयर हैज बीन स्ट्रांग पोलराइजेशन। वो एरिया कम्युनली काफी सेंसिटिव रहा है, तो वो जो भी इसके नतीजे आएंगे वो हमें कुछ ना कुछ बता के जाएंगे कि इसको क्यों हुआ। बट वो लेडी जो है वो बहुत ही स्वीटली कैंपेन कर रही है और बहुत अच्छे मुद्दों को लेकर, हमने उसकी स्टोरी कवर भी की थी, तो बहुत अच्छे लोगों को इकरा अहमद वो कवर कर रही है। तो आई थिंक अगर मैं वोटर होती जरूर उसको वोट देती। एक अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से एक बहुत अच्छी तालीम हासिल याफ्ता लेडी जो कि स्वाद से पढ़ के आई हैं और वो यहाँ पे आके कंटेस्ट कर रही है, तो एक बहुत ही इनकरेजिंग ट्रेंड है। देखिए, अगर वो जीते या ना जीते जी, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन उनका आगे आना एक उस कम्युनिटी से जिसमें कोई अभी खुद वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हमारी तरक्की होगी, क्या हम बैकवर्ड हैं। देखिए, मुस्लिम अपने आप को पूछ रहे हैं उस समय एक औरत का आना और एक डिफिकल्ट एरिया से, तो वो अपने आप में ही एक ग्रोथ स्टोरी है, वो प्रोग्रेस की स्टोरी है। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और इस बहुत ही सिग्निफिकेंट राज्य है, 48 सीटें हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें औरंगाबाद की, हाशमी साहब, वहाँ पर एक कंटेस्ट है इम्तियाज़ जलील जो कि AIM के हैं, उनका संदीपन भुमरे से है कंटेस्ट जो कि शिवसेना से हैं। इम्तियाज़ जलील एक बड़े अच्छे प्रवक्ता बन के और अब एक नेता बन के उभरे हैं। हालांकि कई बार उनके बड़े बयान हो जाते हैं। कैसा देख रहे हैं इस बार का कंटेस्ट आप? 2019 में 2 AIM के जीते थे जी, एक हैदराबाद से उनके सदर वैसी साहब जी और इम्तियाज़ जलील पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार, काफ़ी नाम है उनका महाराष्ट्र में जी। तो लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा दोनों, मतलब उनके बॉस भी फंसे हुए हैं और इम्तियाज़ जलील भी फंसे हुए हैं। उनको भी माधवी लता जो है हैदराबाद से ठीक ठाक टक्कर दे रही हैं और यहाँ भुमरे जो शिवसेना के हैं वो भी जो है इनको टक्कर दे रहे हैं। और उनके लिए जो वहाँ लगभग 40 के आसपास मुसलमानों की आबादी 40% के आसपास है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लेकिन अंबेडकर के लड़के ने भी वहाँ से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और हबीबुर रहमान जानते होंगे जो IPS वगैरह रहे हैं महाराष्ट्र के, वो उनके फेवर में आए हैं। तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा लग रहा है कि मुसलमान उस तरफ जा सकते हैं। तो इम्तियाज़ जलील की स्थिति थोड़ा सा इस बार डामाडोल सी लगती है कि हो सकता है कि माधवी लता के मुकाबले में वहाँ पलड़ा भारी हो हैदराबाद में, लेकिन पिछली बार 2 गए थे, इस बार मुझे थोड़ा सा दिक्कत सा लग रहा है मुझे। जी, आपने AIM की बात की, वो उस बार बड़ा मेजर्ड चुनाव लड़ी है, मतलब पहले जिस तरह का एक्सपेंशन होता था उसका उत्तर प्रदेश में हर जगह प्रेजेंस होती थी, इस बार उतने प्रबल प्रेजेंस उनकी नज़र नहीं आई। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। फरीदी साहब, आपका भी वहाँ से ताल्लुक़ है और एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सीटों का अगर देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा योगदान है पार्लियामेंट में। वहाँ बात करते हैं तो बहरामपुर जो कि एक बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा, जहाँ पे यूसुफ पठान TMC से हैं और उनकी कंटेस्ट जो है निर्मल कुमार साहा जो BJP से है और अधीर रंजन चौधरी, इनको एक बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट कहा जाता है कांग्रेस का और उनको हराना बहुत ही कहते हैं मुश्किल है। कैसे देखते हैं आप ये कॉन्टेस्ट? आदिर साहब, तो सबसे पहले तो बात यूसुफ पठान की, क्योंकि वो जब तक क्रिकेट में रहे तो वो अपने लंबे छक्कों के लिए मशहूर थे। अब वो जब सियासत के मैदान में आए हैं, जब इलेक्शन में आए हैं, तो उनके सामने जो बॉलर की शक्ल में सामने खड़े हैं वो दोनों बड़े बॉलर हैं। और रंजन का बात ऐसी है कि वो उनकी साख दाव पे लग गई है अभी, क्योंकि अक्सर बड़े लीडर्स को न्यू कमर हरा देते हैं और यूसुफ पठान का जो वहाँ रुझान है वो इनके लिए खतरे की घंटी है।
रंजन के लिए, अधीर रंजन के लिए। इसका उनका फ्रस्ट्रेशन भी कई जगह नजर आया है। हालांकि उसकी एक वजह यह है कि यूसुफ पठान ने बहुत बैलेंस वे में अपनी मुहिम चलाई, जो भी कैंपेनिंग की है। उन्होंने एक तरफ जहां अधीर रंजन की तारीफ की कि वो बहुत सीनियर एमपी हैं और 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वहीं पर यूसुफ पठान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की और कहा कि मुझे फख्र है कि मैं उस स्टेट से हूं जहां के मोदी हैं या मोदी वहां के। तो अब दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ पठान टीएमसी से लड़ रहे हैं और टीएमसी की ममता बनर्जी की मोदी से बनने का नाम नहीं लेती है, लेकिन यूसुफ पठान ने इस बारे में तारीफ की कि मुझे फख्र है कि मैं उस जगह का हूं जहां का मोदी है। तो और बाकी वो बैलेंस करके चल रहे हैं। और बहरामपुर में जो लहर है वो नजर आ रही है यूसुफ पठान की, क्योंकि वो खेल का जो एडवांटेज है क्रिकेट के मैदान का, क्रिकेट भी धर्म बिल्कुल मतलब है, उसका जो एडवांटेज है ना वो बहुत नजर आ रहा है मैदान ग्राउंड के ऊपर। और उसने बंदे ने मेहनत भी कर रहा है और जबान से लैंग्वेज से उसने मतलब ये कभी ऐसा बयान नहीं दिया। हालांकि अधीर रंजन के बयान कुछ अजीब से आए अटपटे से, तो उससे जाहिर हो रहा है कोई कुछ परेशान है वो। लेकिन यूसुफ पठान ने जो बैटिंग में जो अपनी उनका जो स्टाइल था खेलने का, वो उन्होंने बयानात में, सियासी बयानात में जाहिर नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये बड़ी तोप गिरने वाली है। ये क्रिकेटर जितने भी होते हैं उनका स्कोर बड़ा अच्छा रहता है फील्ड में भी और चुनावी मैदान में। बिल्कुल। अजहरुद्दीन को आप देख लीजिए, उनको फील्ड किया गया था मुरादाबाद से कांग्रेस में और वो वहां से जीत गए थे। तो लेकिन शब्द वही याद रहता है, काम नहीं करिएगा तो फिर आप हारिएगा। लेकिन जैसे अजहरुद्दीन का भी वही हाल हुआ, गया तो टिकट नहीं मिलेगा या आप हारिएगा। तो ये इनके सामने भी रहेगा। अब चलते हैं हम तेलंगाना, हैदराबाद की बात करते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। आशमी साहब कह रहे थे वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट है आशा जी। असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनकी लड़ाई जो है उसकी चर्चा है इस बार। और इस बार कहा जा रहा है कि मामला बड़ा टाइट है। माधवी लता जो कि बीजेपी की हैं, उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। लेकिन जाहिर बात है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ना सिर्फ उनका, उनके पिताजी के समय से वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। कैसा देख रही हैं आप ये कॉन्टेस्ट? ये सबसे पहले तो ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्टेस्ट है। जितने भी हमने इनके बयानात सुने हैं, इनका कैंपेनिंग स्टाइल सुना है, ओवैसी थोड़ा सबड्यूड लग रहे हैं इस बार। उनको पहली बार आभास हो रहा है कि नहीं कोई मुझे चुनौती दे रहा है। तो वो बहुत मेजर्ड बात कर रहे हैं। जैसे उनका वो बहुत गर्म बातें करते हैं, फिर वो बड़ी बैलेंस बातें करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। खैर वो दिग्गज नेता है, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने 4 बार चुनाव वहां से लोकसभा का जीता है। उनकी लेगेसी है, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन पहली बार उनको लग रहा है कि ये लेडी जो है, इससे मुझे डर लग रहा है, ये कुछ भी कर सकती है। हमें नहीं पता कि माधवी लता जो है उसका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग बहुत कलरफुल रहा है, बहुत इमोशनल मुद्दे उसने उठाए हैं। मैं सबकी बहन हूँ, मैं आपसे ये करूंगी, वो करूँ। तो वो एक वुमेन जब इमोशनल हो जाती है ना, तो वो काफी लोगों को टच कर जाती है। अब माधवी लता, और उनका कोई इतिहास भी है, वो वहाँ की एक्टर भी रही हैं तेलुगु सिनेमा में, और सोशल एक्टिविस्ट बहुत बड़ी हैं। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी से उसको चुनाव किया है ओवैसी साहब से टक्कर लेने के लिए। जी। तो माधवी लता क्या जायंट किलर बन पाएगी? हाँ। या सिर्फ उनको ओवैसी साहब को थोड़ी एंजाइटी देके उनको निकाल देगी इस समय? तो ये जो हैदराबाद का चुनाव है, ये हमें यही बताएगा। लेकिन कैंपेनिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। सिर्फ ओवैसी साहब की खामोशी थोड़ा सा अजीब लग रही है इस बार। कुछ है कुछ ज्यादा उनको बयानात ज़रा सामने नहीं आ रहे हैं। असल में आदिर साहब, हैदराबाद में कुछ लोगों से बात होती है तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि दबदबा तो ओवैसी साहब का है, लेकिन एक जो मोहब्बत होती है लोगों की, एक रिस्पेक्ट होती है और एक खौफ होता है। तो वो जो लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं खौफ पे चला जाता है। तो वो इतना जो डोमिनेट करते हैं ना, वो उस लेवल पे है कि आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। कुछ लोगों से जब बात हुई मेरी, तो उसमें पुराने शहर में मतलब कि आप बहुत आज़ादी के साथ इनकी राय से आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते, इसलिए भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो अब अगर ये चीज़ें अगर वक्त के साथ चेंज होने लगेंगी तो मेरे ख्याल में वो वोट इनके खिलाफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तक ये लगा है कि वो बहुत ज़्यादा
हावी हैं, लेकिन हावी जो पब्लिक की तरफ से जो मतलब एक पब्लिक होती है कि आपसे मोहब्बत कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, वो उससे ऊपर थोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है वो काफी कंप्लेसेंट है अभी तक, क्योंकि वो इतनी बार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेगेसी है, सपोर्ट बेस है, वो काफी कंप्लेसेंट हो चुके थे और वो अपनी पार्टी का जो दायरा है वो बढ़ाने का सोच रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं माधवी लता के आने से उन पे ब्रेक लगे हैं, वो सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे उनके जो एक्सप्रेशन से आप सिर्फ बोल रहे हैं ना, आपको दूसरे का सुनने का भी हैबिट डालनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि वो आपको बयान करते हैं लेकिन वो दूसरे का सुनना नहीं रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, एक स्टॉलवर्ड नेता है, जैसे आशा जी ने कहा, बहुत ही काबिल नेता है, बैरिस्टर हैं, और उनका पूरा जो इलिस्ट्रियस बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स में उनके पूरे परिवार का। आशा जी, अब आते हैं केरला में, ऐसा राज्य जहाँ पे आपकी एक दिलचस्पी रहती है और वहाँ पे महज जो एक कैंडिडेट बड़ा इंटरेस्टिंग अब्दुल सलाम, जो कि एक प्रत्याशी हैं जिसको फील्ड किया है बीजेपी ने, एक मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम बीजेपी के हैं, उनका वी आसिफ जो कि सीपीएम के हैं, और ईटी मोहम्मद बशीर जो कि मुस्लिम लीग के हैं। इनसे एक ट्रायंगुलर एक कॉन्टेस्ट है, लेकिन बीजेपी ने उनको वहां से फील्ड किया, महज एक कैंडिडेट है जो कि है। इस कॉन्टेस्ट को आप कैसे देख रही हैं? बीजेपी की बहुत कोशिश है कि वो साउथ में जाके स्टैब्लिश्ड हो, और केरला में तो उनको बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। उनके काफी देर से ये चाहता है कि हम ये जो दो फ्रंट्स का नेक्सस है, इसमें कहीं से सेंध लगा के हम अंदर घुस जाए वहां पे। तो बहुत पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं वहां पे, और बहुत इंटेंस है वहां की पॉलिटिक्स, जो है बहुत इंटेंस है। मलप्पुरम एक ऐसी सीट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, उस पे देखिए सभी पार्टीज ने मुस्लिम को ही खड़ा किया है। बीजेपी को मुझे लगता है ये बहुत सेफ सीट लगी कि यहाँ से हम टोकन के लिए सही एक मुस्लिम को वहां से खड़ा कर देते हैं। ये मैंने इनके बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ की कि ये लोकली रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं माने जाते, लेकिन ये है कि रिस्पेक्ट इनकी है। तो बीजेपी मुझे लगता है कि अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए उन्होंने इनका चुनाव किया है और इनको वहां पे खड़ा किया है। तो कल को हम कहते देखिए हमने तो एक मुसलमान को ही फील्ड किया था, हम पे ये मत बोलिए कि हम मुस्लिम्स को सीटें नहीं देते। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इम्पोर्टेंस है इस इलेक्शन में। केरल की बात करें तो वहाँ लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से वहाँ के मुद्दे भी बहुत इन्फॉर्म्ड होते हैं, वहाँ पर बड़े इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं जो वोटर्स होते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बिल्कुल वहाँ इतने इंटेंस डिस्कशंस मैंने देखे हैं कि एक फैमिली में ही एक लेफ्ट फ्रंट का सपोर्टर है हस्बैंड, तो वाइफ जो है वो दूसरे फ्रंट की होती है और झगड़ा हो जाता है, डिवोर्सेस हो जाते हैं। तो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है उस सेंस में कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ एक पर्सनैलिटी कल्ट भी होता है बहुत कुछ। अब देखिए शशि थरूर साहब है, कितने एक बिल्कुल कोरे बन के आए थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, तो एकदम आए, उन्होंने चार बार वो जीत गए वहां से, और तिरुवनंतपुरम, लेकिन उन्होंने काम भी किया। और पहली बार एक कैंडिडेट ऐसा है कि जिसको उन्होंने वहां के लोगों ने बार बार चुना। अदरवाइज वहां की रेपुटेशन ये है कि हर बार वो अपनी पार्टी और कैंडिडेट को बदल देते हैं लोग, वहां के कहते हो गया तुम्हारा, अब दूसरा आ जाएगा कोई। लेकिन इन्होंने वहां काम किया, उन्होंने जाके, बिकॉज उनके पास ये नथिंग टू लूज, इनको बिल्कुल अपना करियर शुरू करना था। इन्होंने तिरुवनंतपुरम में काम किया और यूथ से जोड़ा, तो उसका रिस्पॉन्स भी रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी चीज को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि एक स्टेट है वो सिर्फ लोगों को पॉलिटिशियन को बदलना चाहती है। नहीं, शशि थरूर ने काम किया, उनको बार बार लाया। हाँ, इस बार वो फिर एक कड़ा मुकाबला झेल रहे हैं शशि थरूर। वी चंद्रशेखर जो है वो उनके मुकाबले में खड़े हैं, अगेन सन ऑफ द सॉइल, और वो उनको कड़ी टक्कर देंगे। और बीजेपी का सपोर्ट है उनके, वो भी एक स्ट्रॉन्ग, वो मुझे लगता है बीजेपी के वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एज कंपेयर टू द मलप्पुरम लीडर जो उन्होंने चुना है। राइट, चलिए अब चलते हैं हाशमी साहब के नेटिव स्टेट पे, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा राज्य है, और वहाँ पे भी सीट्स देखी जाए तो अच्छी खासी सीट्स, 40 सीट्स बिहार में है हाशमी साहब जी। तो अब अगर वहाँ हम स्पेसिफिक बात करें कंटेस्ट की, तो मधुबनी जो सीट है, मधुबनी सीट में बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेस्ट है। अशरफ फातमी जो क्या आरजेडी से, अशोक कुमार यादव जो बीजेपी से हैं, कैसे देख रहे हैं आप ये कॉन्टेस्ट?
देखिए, इस बार जो स्थिति है 40 सीटों की, उसमें इंडिया गठबंधन ने 4 मुसलमानों को खड़ा किया है और एनडीए ने 1 मुसलमान को, यानी टोटल वहाँ पे 5 मुस्लिम हैं। उनमें से एक फातमी साहब भी हैं। फातमी साहब जो है एक ज़माने में लालू यादव के बहुत करीब रहे हैं, हालांकि अब जब से तेजस्वी यादव आगे आए हैं तब से थोड़ा सा वो दूरी है उनकी, अब उतना उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है पार्टी के अंदर जी। लेकिन लोकल हैं चूंकि फातमी साहब, तो इसका उनका प्रभाव रहा है और पहले से भी जीतते रहे हैं। तो इस एक तरह से अगर हम देखें आरजेडी की तरफ से तो ये उनकी मजबूत स्थिति है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें बीजेपी के कैंडिडेट को, तो वो भी कम मजबूत स्थिति में नहीं है और हमेशा जो है बीजेपी की बिहार में स्थिति लगातार पकड़ बढ़ती ही जा रही है। और जदयू से पिछले उनका था, पिछले लोकसभा में इनका गठबंधन था, इस बार भी आखिरी दौर में इनका गठबंधन हो गया है, तो ये स्थिति उनको और मजबूत बनाती है। समझौते में ये मधुबनी जो सीट है वो जदयू के आया है, तो बीजेपी का भी पूरा सपोर्ट है और जदयू का भी पूरा सपोर्ट है, तो इस तरह से फातमी साहब फिलहाल फंसे हुए दिखते हैं मुझे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही थी आदिर साहब, और हम लोग के एक रिपोर्ट से उनका इंटरव्यू छपा था, तो उन्होंने उसमें कहा था कि उन्होंने वादा किया वोटर्स से कि मैं अगर जीतूंगा तो मैं सेंटर की जो स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स, उसके अंडर में काम करूंगा और इलाके की तरक्की के लिए काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं कोई भी कैंडिडेट हो, किसी पार्टी का भी हो, शायद सेंटर की डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनको लुभाने के लिए, रुझाने के लिए उसकी बात कर रहा है जी। तो उन्होंने इशारा किया इस बात का कि हम उनकी स्कीम्स का फायदा उठाएंगे। कर्नाटक में तो लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोलने शुरू कर दिए हैं, वहाँ अफवाह उड़ी हुई है कि चुनाव के बाद उनके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं तो वहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं। अब हाशमी साहब आपसे पूछना चाहेंगे, और फरीद साहब आप भी इस पे टिप्पणी कर सकते हैं, कि इस बार कहा गया मुस्लिम्स ने टैक्टिकल वोटिंग की है। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी आई हैं, जब आपको पता है कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो पूरा जोर से उन्होंने वोटिंग की है, क्या आपको लगता है इसके असर जो नतीजे हैं उसमें देखेंगे? देखिए, अगर आप पिछले 2-3 चुनाव को देख लें तो ट्रेंड एक लगभग सा ऐसा हो गया कि मुस्लिम वोटर साइलेंट हो जाता है और उसके बाद वो दिमागी तौर पे सोच लेता है कि उसको किसको वोट करना है, तो वो उसी हिसाब से वोट करता है। इस बार भी हमें वही देखने को मिला। मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा, जिस तरह से बयानात आए अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, बिल्कुल खामोशी रही, कोई रिएक्शन नहीं रहा। यहाँ तक सोशल मीडिया पे भी जो लोग आगू बोलते हैं वो भी बिल्कुल शांत रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये बड़ा रहस्यमय स्थिति है कि वो किसके साथ जाएंगे। आमतौर से ये एक समझ होती है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ चला जाता है या इंडिया गठबंधन के साथ चला जाता है, लेकिन हमने पिछले विधानसभा के चुनाव भी हमने देखे, उसमें भी साइलेंट था उत्तर प्रदेश में, और अच्छा खासा प्रतिशत मुस्लिम वोट का वो बीजेपी के पक्ष में गया था। इसलिए तो ये पत्ते नहीं खोलता। और अभी मैं चूंकि गुड़गांव में रहता हूँ, रहने वाला बिहार का, लेकिन गुड़गांव में करीब 20 साल से रह रहा हूँ मैं, तो वहाँ राज बब्बर को खड़ा किया गया था खास तौर से इसलिए कि बीजेपी वहाँ जो चौथी बार चुनाव राव इंद्रजीत लड़ रहे हैं, तो मजबूत हैं वो। पिछली बार भी 3 लाख से ऊपर से जीते थे, लेकिन इस बार भी वह 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन यहाँ खास तौर से एकदम ओपनली आया है कि बीजेपी को भी वहाँ इस बार वोट पड़ा है मुसलमानों का। तो इसलिए आप साइलेंट तो हैं, पर ये किसको दे रहे हैं ये अब कांग्रेस भी नहीं कह सकती। कांग्रेस भी नहीं कह सकती कि ये सारे वोट मुझे ही मिल जाएंगे। नहीं, ये सही बात है ये कि देखिए, जैसे उन्होंने पहले बात की, कुछ मुद्दों की कमी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शन से, वोटिंग से पहले बहुत से मामला गर्म होते हैं। तो इस बार जैसे मुद्दों की कमी है, तो मुसलमान भी प्रैक्टिकल वोटिंग की जब बात होती है, कहीं तो एक होता है, कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, आखिर तक डिसाइड करते रहते हैं लोग बैठे हुए। तो वो उसका असर नज़र आ रहा है। वो उसका नज़र आपको मुस्लिम इलाकों में आप जाके अगर किसी से बात करिएगा तो इसका साफ जाहिर हो जाएगा कि जो वहाँ के कैंडिडेट जो पहले जीते हुए भी होंगे ना, तो उनको वो अभी इस वक्त दावा नहीं कर रहा कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी जो काम किया है वो गिनवाने के लिए खड़े हुए हैं कि हम ये कर चुके हैं। लेकिन लोग जो है खामोश है, वाह करने वाला मिजाज जो है वो खत्म हो गया है। तो ये दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है इस वक्त। ये लास्ट टाइम वोट का पैटर्न किधर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे सबके ऑप्शन, ये दरवाजे ओपन है सबके लिए। अब ये नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है कि अब इसी 2 पार्टी में से एक को देना है। अगर 4 पार्टी हैं
तो चारों में किसी को भी जा सकता है मुसलमान का वोट। एक बार एक चीज और देखा करता था मैं, इलेक्शन से एक दिन पहले रात में खास तौर से वो संदेश आता था कि इसको दे देना है, लेकिन इस बार वो भी नहीं था, वो भी नहीं था। मुस्लिम अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो उनके लिए एक अच्छी बात ये होगी कि उनको अपना वोटिंग पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल रखना चाहिए, जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और इसी में यदि और किसी एक पार्टी के प्रति बायस नहीं होना चाहिए कि ये जो है नो गो एरिया है। ये कम्युनिटी के हित में है कि वो सबके साथ मिलके चले। अब हम बात करते हैं आज जो एग्जिट पोल्स आने वाले हैं। एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें, आज शाम से एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे। 5-6 बजे के बाद सारे न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे अंकल जोर से बड़े जोश में अपने अपने अनुमान देंगे। आशा जी, एग्जिट पोल्स ज़्यादातर सटीक निकलते हैं हाशमी साहब, हम लोग सटीक मालूम है इसी है। तो क्या लगता है आपको, क्या मूड है? बड़ी एक्साइटमेंट है देश में, जाहिर बात है एग्जिट पोल्स और नतीजों को लेकर तो बहुत। देखिए एग्जिट पोल क्या कहते हैं और 4 जून का नतीजे क्या आएंगे, ये तो चूंकि अभी दोनों नहीं आए हैं तो ये तो नहीं कह सकते क्या। मैं मूड की बात कर रहा हूं, जो मूड है लोग मुझे ऐसा चिप्स लेके बैठेंगे अपने। फिर आप जो है मुझे फिर 4 तारीख को फिर हो सकता है कि यहाँ बैठा करके हमसे पूछें कि आपने ये कहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आपने तो पहले दावा कर दिया। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बने, चूंकि कोई चैलेंज है नहीं। अगर चैलेंज होता तो शायद हम इफ बट कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि नतीजे में। लेकिन एक ग्राउंड पे से जो खबरें हैं कि 50-50, 60-40 थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जैसे मैं अपने साथियों के बीच में बात हो जाती है, मैं कहता हूं कि पीछे जो 300 समथिंग आया था, 4-5 जो आया था वो नहीं आएगा, कुछ कम हो सकता है। लेकिन जीत तो मेरे ख्याल से, हालांकि पता नहीं चुनाव वाले को हमें पकड़े ले क्या करेगी, क्योंकि अभी 6 बजा नहीं हमने ऐसी बातें कह दी। लेकिन जो है जी, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इसलिए चुनाव आयोग उसको ज्यादा गंभीरता से ना ले। पर मुझे ऐसा लगता है कि जीत जो है बीजेपी की तरफ। नहीं, इसमें आतिफ साहब मेरे ख्याल में 2 चीजें सामने आ रही हैं कि एक ग्रुप तो ये कह रहा है कि हम और ज्यादा मेजोरिटी लेके आएंगे, ज्यादा लेके आएंगे सीटें। दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, चाहे सीटें ज्यादा लाए ना लाएं, लेकिन हुकूमत हमारी ही बनेगी। तो एक सीन ये हो सकता है कि देखिए, आप 20 वोट सीटें घट जाएं या 50 सीटें घट जाएं, लेकिन सरकार मेरे ख्याल में जाने वाली नहीं है। लेकिन वो अगर आप देख रहे हैं तो जिस हिसाब से सरकार एनडीए की वो बनी हुई है, तो ये 2 चीजें जो है चल रही हैं। आप एकदम से आप इंडिया को, अलायंस को बहुत ज्यादा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इन्होंने एग्जिट पोल्स में जो डिस्कशन है उसमें से इन्होंने ना बैठने का फैसला किया है, इसमें कांग्रेस ने भी ना। तो ये कुछ ना कुछ है, अभी क्या दावा किस तरह का है अंदाजा नहीं करना मुश्किल है। लेकिन ये है कि जाना मुश्किल है अभी। वो सीटें कम हो सकती हैं, आप कहें जो खामोशी है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, वोटर खामोश है, हो सकता है सीटें कम हो जाए, लेकिन सरकार को गिराना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आशा जी, आपसे एक बड़ी तस्वीर के बारे में जानना चाहेंगे। जो बीजेपी ने अपने जो साउथ में ये दावा है उनका कि साउथ में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहेगी, उन्होंने इनरोड्स बना ली है। क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है? देखिए, बीजेपी ने पकड़ बनाई कि नहीं बनाई वो हम देखेंगे चुनावी नतीजों में, लेकिन बीजेपी ने कोशिश भरपूर की है जी। और कॉन्स्टेंटली वो कोशिश करते रहते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है, एज रिपोर्टर मुझे पता है कि जिस दिन एक चुनाव हारते हैं या जीते हैं, उसी दिन से उनकी अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है जी। और उसमें अमित शाह कहते हैं कि वो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, वो लेके बैठ जाते हैं वोटर लेवल, बूथ लेवल वोटिंग जो होते हैं उनका एनालिसिस करके। इसमें कोई शक नहीं है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका एक पर्सपेक्टिव है, एक ड्रीम है, और उस पे वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ये हम उसी से कह सकते हैं कि वो एक टारगेट रखते हैं, उसको धीरे धीरे पूरा करते हैं। जैसे कि चूंकि मैं कश्मीर से आती हूँ, आर्टिकल 370 को रिमूव करना, हम बचपन से उसके साथ पले बड़े हैं, हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। जब वो टीवी पे आ रहा था तो उस समय मुझसे कोई पूछता था क्या चल रहा है, तो मैंने कहा शायद लद्दाख को अलग करना होगा इनको, ये मुझे पता था। लेकिन वो बोल रहा है और मैं कह रही हूँ ये क्या बोल रहे हैं कि हम फलाना एक्ट जो है वो चेंज करेंगे। तो मुझे
सुनने के 2 बार बाद मुझे लगा ये हो क्या गया है। आई मीन इट वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, लेकिन वो धीरे धीरे उस पे काम कर रहे थे। तो ये बीजेपी की खासियत है, जो कि हर इंसान को, हर पार्टी को उनसे ये चीज सीखनी चाहिए। और अभी भी वो जैसे कि माना जा रहा है कि कोई लहर नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसको आगे चलाने की लहर है, और वो प्रोनाउंस नहीं हो सकती, वो सटल होगी, और उसके लिए कोई लहर की जरूरत नहीं। दरिया बह रहा है, धीरे धीरे शांति से बह रहा है, लेकिन अगर उसमें तूफान आए तो कोई बदलाव होता है। तो इसी को नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ चुनावी लहर, मेरे ख्याल से ये एक फिनोमिनन है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके कैंडिडेट्स, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है ये बात जो है ये बीजेपी से सीखने की है, नेवर से डाई। और वो इसीलिए साउथ पे भी उन लोगों ने वो मेहनत कर रहे हैं। वो ठीक है, चुनाव में सब लोग क्लेम करते हैं कि हम ये करेंगे, हम सब जीत जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इंडोर्स तो वो बना ही रहे हैं थोड़े बहुत। अगर वो मतलब इन एब्सोल्यूट टर्म्स लाइक उनका कैंडिडेट नहीं भी जीतता है, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। वो एक खतरे की घंटी है जो वहाँ की रूलिंग पार्टीज है उनके लिए। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटीज बहुत ही लाजवाब हैं। कहाँ 3 सीट से विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाना मजाक नहीं है, और इससे जाहिर बात है और लोग को सीखने की जरूरत है। लेकिन जीत या हार किसकी होगी ये हमें पता नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि जो भी नतीजे होंगे वो बहुत ही दिलचस्प होंगे, क्योंकि जो भी पार्टी जीतती है या जो भी ब्लॉक जीतता है वो निर्णायक होगा इस देश की दिशा और दशा को तय करने के लिए। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन और इंतज़ार कीजिए। 4 जून को आवाज़ द वॉइस पर आप सुबह से ही इलेक्शन रिजल्ट्स के अपडेट्स देख पाएंगे। हम इस तरह के डिस्कशंस की लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, और यदि आप डिटेल में हमारा विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं चुनावी नतीजों को लेकर, तो हमारी वेबसाइट्स www.awazthevoice.in में ज़रूर लॉगिन करें। आज इतना ही। मैं और अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा इस शो को देखने के लिए। धन्यवाद।